मेरे साथ अब मेरी पहचान मेरे नाम के साथ एक और चीज़ जुड़ गई है कि एसिड अटैक सर्वाइवर। तो अब शाहीन शाहीन एसिड अटैक सर्वाइवर हो चुकी है। मैं जानती नहीं थी, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में एसिड का इस्तेमाल भी नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि एसिड कैसा होता है, लेकिन उसकी बर्निंग सेंसेशन, उसका गाढ़ापन, वो ग्रीन कलर का था, आज भी मुझे याद है। उससे मुझे एहसास हो गया कि ये एसिड है। फिर मैं चिल्ला रही थी बहुत तेज़-तेज़, किसी ने बोला गाड़ी निकालो, लेकिन सब लोग मुझे घेरा बना के देख रहे थे, किसी ने मुझ पर पानी नहीं डाला। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो डालना नहीं चाहते थे पानी या मुझे बचाना नहीं चाहते थे, शायद उनको भी नहीं पता था क्या करना है। मेरी जो चीखें थी वो इतनी ज़्यादा हॉरिबल थी कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, क्या हुआ, और मेरा खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं शायद चाहकर भी ज़िंदगी में कभी वैसा नहीं चीख सकती। और इसमें इतना फिज़िकल पेन है, इतना फिज़िकल पेन है। फिर उसके बाद जब थोड़ा-सा फिज़िकल पेन कम होता है तो मेंटल ट्रॉमा इतना हो जाता है क्योंकि डिसेबिलिटी हो गई, आपकी पहचान छीन ली गई आपसे। आपका एक अच्छा करियर हो सकता था, आपकी शादी हो सकती थी, आपके बच्चे होते, आपका अपना घर-परिवार होता। वो सारी चीज़ें तो छीनी थी कि कोई आपको जॉब पे नहीं रखना चाहता। मतलब सोचो कि हमें किराए पे घर कोई नहीं देना चाहता, क्योंकि जी, उनको हमारे चेहरे दिखते हैं। हम जी, एलियंस नहीं हैं, किसी दुनिया के हैं, हमें किसी ने ऐसा कर दिया, जिसमें हमारी गलती नहीं है। तो ये जी, लोग नहीं समझते, वो हमारे साथ ही डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जो मेरी लॉयर थी वहाँ पर, लीगल एड काउंसल, उनको भी वहाँ पर मतलब उनकी बेटी को किडनैपिंग की धमकी ये सब मिलने लगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि शाहीन, मैं इस केस को ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाऊँगी, अब तुम इस केस को दिल्ली ट्रांसफ़र करवाओ। जब वो वर्डिक्ट सुना रहे थे, तो वो मुझे बाद में सबको बरी करने के बाद बोलते हैं सिम्पैथी, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिम्पैथी, मुझे तो जी। जस्टिस चाहिए था। नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप हैं हर खन्ना डीप डाइव पर। और मेरे साथ है अपने खास मेहमान शाहीन मलिक, जो डायरेक्टर हैं ब्रेव सोल्स फाउंडेशन की। हरकारा डीप डाइव मोटे तौर पे किसी मुद्दे को लेकर एक गहराई में जाने की कोशिश होती है, पर आज हम जो बात कर रहे हैं वो एक डीप डाइव तो है, एक मसला है बहुत महत्वपूर्ण, पर साथ ही वो एक ह्यूमन स्टोरी भी है। तो शाहीन मलिक जो हैं वो एक ब्रेव सोर्स फाउंडेशन चलाती हैं, जो कि एसिड अटैक विक्टिम्स के साथ काम करती हैं। वो खुद एसिड अटैक की विक्टिम रही हैं। 2009 में जब वो एमबीए की पढ़ाई कर रही थी पानीपत पे, तो उन पर एसिड अटैक हुआ था। तो पहले उनकी बात समझते हैं कि ये पूरा किस्सा क्या था और कैसे उनकी जिंदगी एकदम से पहले कैसी थी और वो बदल कैसे गई। शाहीन जी, आपका स्वागत है और आप बताएं। जी, थैंक यू सो मच मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के लिए। मेरे साथ अब मेरी पहचान मेरे नाम के साथ एक और चीज़ जुड़ गई है कि एसिड अटैक सर्वाइवर। तो अब शाहीन शाहीन एसिड अटैक सर्वाइवर हो चुकी है। तो ये चेंज आया 19 नवंबर 2009 को। मैं 2007 से शुरू करती हूँ कि मैं 2007 में दिल्ली में थी और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना-लिखना चाहती थी, पर मैं एक कंज़र्वेटिव फैमिली से थी, तो जहाँ पर लड़कियों को इतना फ्रीडम नहीं होता, इतना अलाउ नहीं होता पढ़ना, बाहर जाना। तो इसी के चलते मैंने अपना घर छोड़ दिया था जी। और मैं 2007 में पानीपत चली गई थी। हम्म, और वहाँ जाकर क्योंकि मुझे अपना भी मतलब इंतज़ाम करना था, कोई अर्निंग सोर्स हो, तभी मैं पढ़ भी पाऊँगी। तो एज़ अ स्टूडेंट काउंसलर मैंने जॉब जॉइन कर ली गेन कॉलेज में, जो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी का ऑथराइज़्ड लर्निंग सेंटर था। वहाँ पर एज़ अ स्टूडेंट काउंसलर मैं काम भी करने लगी। और तो जब शुरू, क्योंकि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, मुझे नहीं पता कि बाहर की दुनिया कैसी थी, क्योंकि बहुत ही घर में रही थी। तो वहाँ जो मेरा एम्प्लॉयर था, तो वो मुझसे बात करता था अच्छे से। मैंने उसे बता दिया कि मैं इस तरह अपना घर छोड़कर आई हूँ, अकेली हूँ यहाँ पर। तो शुरू-शुरू में तो मुझे लगा कि वो कंसर्न्ड है, केयर कर रहा है, लेकिन धीरे-धीरे मुझे लगने लगा कि अब उसका वो कंसर्न और केयर ऑब्सेशन में बदलने लग रही है। तो वो पॉसेसिव हो गया मुझे लेकर, और जैसे मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रही हूँ, तो बात नहीं करने देना, अननेसेसरी मुझे बिठा के रखना अपने केबिन में, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने लगीं, जिसकी वजह से मैंने वहाँ से जॉब भी छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी मजबूरी बन गई वहाँ काम करना, क्योंकि तब तक मैं वहाँ एमबीए में एडमिशन भी ले चुकी थी।
जी। और वहाँ से पढ़ाई कर रही थी अपनी। 2 सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी हो चुके थे, मेरी मार्कशीट्स वग़ैरह सब उसके कब्ज़े में थी। मैं इसलिए भी जॉब नहीं छोड़ पा रही थी। लेकिन चीज़ें इतनी बढ़ गई थी कि अब उनको बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता था। तो इसी बीच में उसकी वाइफ़ जो थी बाला, वो भी कॉलेज आती थी और कुछ क्लासेस वग़ैरह लेने, तो उसकी इन हरकतों के बारे में बाला को भी पता लगा, ठीक है? मतलब ऑलमोस्ट सारे स्टाफ को ही पता था। तो बाला मुझसे बहुत जेलस फ़ील करने लगी और मतलब ये एक दुःख की बात है कि उसने मुझे ही ज़िम्मेदार ठहरा दिया इन सब चीज़ों का। और फिर जब मैं 19 नवंबर 2009 को अपने ऑफ़िस से सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तो मैंने देखा सामने एक लड़का खड़ा है, मुँह पर रुमाल बाँध रखा है और वो मैं उसी के पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे लगा कि वो रोड क्रॉस करने के लिए खड़ा है, मैं भी वहाँ रोड क्रॉस करने के लिए खड़ी हूँ। जैसे ही मैंने उसकी तरफ राइट तरफ देखा, उसने एकदम से भरा हुआ ग्लास एसिड का मुझ पर फेंक दिया। मैं जानती नहीं थी, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में एसिड का इस्तेमाल भी नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि एसिड कैसा होता है, लेकिन उसकी बर्निंग सेंसेशन, उसका गाढ़ापन, वो ग्रीन कलर का था, आज भी मुझे याद है। उससे मुझे एहसास हो गया कि ये एसिड है और जैसे ही मुझे ये एहसास हुआ ये एसिड है, मैं बहुत तेज़-तेज़ चीखने लगी। मतलब मैं बहुत घबरा गई थी, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मुझे ये भी दिमाग में नहीं आया कि मैं अपने ऊपर पानी डालूँ हुँ। और मैं चीख कर वापस ऑफ़िस की तरफ भागी, नीचे वाले ऑफ़िस की तरफ, क्योंकि गेन कॉलेज फर्स्ट फ्लोर पे था। तो वहाँ पर जाकर मैं चिल्ला रही थी बहुत तेज़-तेज़, किसी ने बोला गाड़ी निकालो, लेकिन सब लोग मुझे घेरा बना के देख रहे थे, किसी ने मुझ पर पानी नहीं डाला। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो डालना नहीं चाहते थे पानी या मुझे बचाना नहीं चाहते थे, शायद उनको भी नहीं पता था क्या करना है, अवेयरनेस ही नहीं थी। दूसरा मुझे ये भी लगता कि मेरी जो चीखें थी वो इतनी ज़्यादा हॉरिबल थी कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, क्या हुआ, और मेरा खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं शायद चाहकर भी ज़िंदगी में कभी वैसा नहीं चीख सकती। मतलब मैं सोचती भी हूँ तो मेरे गूज़बम्प्स हो जाते हैं कि वो मेरी चीखें कितनी ज़्यादा थी। और बस फिर वहाँ से एक सफ़र शुरू हो गया कि हॉस्पिटल के धक्के खाने और कोर्ट के धक्के खाने। हुँ। फिर उसके बाद? उसके बाद मैंने ज़िद की, मतलब ज़िद भी की और जो मुझे लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पर पानी से मुझे नहलाया गया, पानी की हर बूँद मुझे हज़ारों सुइयों की तरह चुभ रही थी। सारे कपड़े काट कर उतारे गए, ऑर्नामेंट्स काट के उतारे गए और मुझे दिल्ली एम्स के लिए रेफ़र किया गया। और वो लोग मुझे क्योंकि मेरा एम्प्लॉयर भी वहीं पर था, मुझे वो रोहतक पीजीआई लेके गए और उन सब में मतलब क्योंकि मैं देख नहीं सकती हूँ, तब तक मेरी दोनों आँखें बंद हो चुकी थी, क्योंकि राइट आँख में तो एसिड भर के गया था और लेफ्ट आई में काफ़ी हद तक एसिड चला गया था। तो मैं देख ही नहीं सकती थी कि कौन मेरे आस-पास है, बस मैं महसूस कर रही थी कि मेरा एम्प्लॉयर भी वहीं पर है और मुझे रोहतक पीजीआई ले गए। हालाँकि मैंने ज़िद की कि मुझे दिल्ली एम्स जाना है, लेकिन वो वहीं लेकर गए। किसी तरह से जो भीड़ थी, मैंने कहकर अपने घर पे फ़ोन करवाया और रोहतक पीजीआई में मेरे ब्रदर मुझे लेने के लिए आए और वहाँ से फिर मुझे वो दिल्ली प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और अगले दिन करीब शायद शाम का टाइम मुझे ऐसा महसूस होता है, क्योंकि मेरी आँखें तो बंद थी। पुलिस मेरे पास आई मेरे बयान लेने के लिए जी। और मैं सर्जिकल आईसीयू में एडमिट थी। तो उस हुँ। टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकती थी, पर मैंने ये कहा कि मैं उसे पहचान सकती हूँ जिसने ये एसिड डाला है। और फिर उसके बाद मतलब पुलिस ने कुछ इस पे ज़्यादा गौर किया नहीं। फिर 1 महीने के बाद मैंने अपनी फैमिली में अपने को कह के दोबारा पुलिस को फ़ोन करवाया, कि वो आएँ और मैं बताना चाहती हूँ किसने क्यों किया है मेरे साथ। तो आप फर्स्ट पहचानती जनवरी थी किसने आप पे ये फेंका था? मतलब मेरे दिमाग ने काम किया कि किसने करवाया होगा, किसको मुझसे प्रॉब्लम। तो वो दिमाग में एक ही शख्स का नाम आया, बाला, कि वो ही मुझसे जेलस फ़ील करती थी और उसने ही करवाया है। मेरा बॉस और बाला, ये 2 दिमाग में मेरे नाम आए। और फिर पुलिस को बुलवाया गया, पुलिस को मैंने अपने बयान दिए, लेकिन पुलिस ने इस बयान के बाद भी 4 साल तक कुछ नहीं किया। मैं कभी पुलिस को कॉल करती थी तो उल्टा मुझे ही धमका दिया जाता था। और फिर मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि इस दुनिया में शायद अब मुझे कभी जस्टिस नहीं मिलेगा। शायद मैं ही अपनी जो कल्प्रिट या इवन
देख ही नहीं पाऊँगी उन्हें सज़ा मिलती हुए। लेकिन फिर एक ऐसी लेडी मेरी ज़िंदगी में आती हैं, डॉक्टर परमिंदर कौर, जिन्होंने मतलब बिल्कुल अपोज़िट जो मैं सोच रही थी, वो किया। और मैंने कॉम्पेंसेशन के लिए, क्योंकि इलाज बहुत महँगा है और ट्रीटमेंट बहुत महँगा होता है। हज़ारों रुपए महीना की दवाइयाँ चाहिए थी मेरी लेफ्ट आई को सेव करने के लिए। तो मैंने लेटर लिखा, तो वो लेटर उनके हाथ में गया, उसमें बिफ़ोर एंड आफ्टर फ़ोटोग्राफ्स थी। वो जी, देखकर वो कहती पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह उठते ही उन्होंने अर्ली मॉर्निंग मुझे कॉल किया और फिर पूछा मेरे केस के बारे में। मैंने बताया कि पुलिस ने कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करूँगी, तुम आओ और मुझे सब कुछ बताओ। और फिर मैं पानीपत गई, मैं वो सब जगह देखते हुए जा रही थी जहाँ पर मेरे साथ एसिड अटैक हुआ था, वो सब कुछ। और मैं पहली बार किसी को अपने दिल की सारी बातें बता रही थी और मैं बहुत तो रोई उस दिन। परमिंदर कौर कौन थी? ये चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जी, ओके, डीएलएसए सेक्रेटरी भी थी उस टाइम पर। जी, तो उन्होंने मतलब कॉम्पेंसेशन के लिए उनके पास लेटर गया था। और उन्होंने कॉम्पेंसेशन के लिए तो आगे बढ़ाया ही, मेरा केस भी रीओपन करवा दिया। और वहाँ पर उन्होंने बताया कि मैं हैरान थी कि पुलिस डेलिबरेटली इस केस को नहीं कर सकती थी। उन्होंने बाकायदा अपने रिपोर्ट में ये सब लिखा है कि पुलिस ने कहा कि हमारे पास विक्टिम का एड्रेस नहीं था। और कह रही थी कि विक्टिम का एड्रेस ये जो एफआईआर पे लिखा था, 4 साल बाद भी विक्टिम ने वहीं से मुझे लेटर लिखा। वो मतलब पुलिस करना ही नहीं चाहती थी इस केस में। रीओपन हुआ केस तो वहाँ पर जो परमिंदर कौर है उनको भी थ्रेट मिला, जो खुद दिग्गज हैं, कि मतलब आप ये अच्छा नहीं किया, इसका सबक सिखाएँगे तुमको। ये ऑन ओथ उन्होंने कहा है। सब हुँ, चीज़ें रिकॉर्ड हैं। हुँ, और जी, जो मेरी लॉयर थी वहाँ पर, लीगल एड काउंसल, उनको भी वहाँ पर मतलब उनकी बेटी को किडनैपिंग की धमकी ये सब मिलने लगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि शाहीन, मैं इस केस को ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाऊँगी, अब तुम इस केस को दिल्ली ट्रांसफ़र करवाओ। तो फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र पिटीशन फाइल की और 2014 में मेरा केस दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ और रोहिणी में ट्रांसफ़र हुआ। फिर रोहिणी में मुझे अपनी ज़िंदगी के 11 साल और देने पड़े इस केस में, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली केस मुझे तब भी नहीं। जी। तो अभी हाल में फैसला आया जिसमें जी। उनको एक्यूज़ को जो है उसमें उनको छोड़ दिया गया। जी, जी, जी। हुँ, तो इस बीच ये तो यही अपने आप में आपको इससे जो तो 3-4 मोर्चों पे आपकी लड़ाई शुरू हुई। एक तो जो सेहत को लेकर था वही, फिर पुलिस केस, फिर अपना करियर आपका जो था वो जो आप बनाने गई थी वो फिर रह गया। साथ ही जो है वो क्या बोलते हैं, जो एक पूरा सोशल वो तो रहता ही है साथ में जिसने की। तो उनसे आप फिर निपटी कैसे शाहीन जी? ये मतलब ये देखो, काफ़ी जी, सबसे पहले ये समझने की बात है कि एसिड अटैक है क्या? मतलब ये सिर्फ़ एक दिन की बात नहीं है। अगर किसी पर कोई एसिड फेंक दे और उसकी मतलब आँखें चली जाएँ, उसका चेहरा डिसफिगर हो जाए, जो कि मल्टीपल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज़ के बाद भी वैसा नहीं हो सकता जैसा था। और दूसरा, उसके साथ मेंटल ट्रॉमा बहुत जुड़ा है। एसिड अटैक आपके चेहरे पर दिखता है, आपको हर वक़्त अपने साथ कैरी करना पड़ता है। आप छुपा नहीं सकते हो उसको, ठीक जी, है? कोई भी आइडेंटिफ़ाई कर ले, जी, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो ये सिर्फ़ एक दिन की बात नहीं, पूरी ज़िंदगी की बात है। मतलब जी, किसी पर एसिड नहीं कि उसकी पूरी ज़िंदगी भर उसमें चली जाएगी और आपने उसको इतने बुरे हाल में कर दिया है कि मतलब कई लोग कहते हैं कि मौत से भी बदतर है ये, ठीक है? और इसमें इतना फिज़िकल पेन है, इतना फिज़िकल पेन है। फिर उसके बाद जब थोड़ा-सा फिज़िकल पेन कम होता है तो मेंटल ट्रॉमा इतना हो जाता है क्योंकि डिसेबिलिटी हो गई, आपकी पहचान छीन ली गई आपसे। आपका एक अच्छा करियर हो सकता था, आपकी शादी हो सकती थी, आपके बच्चे होते, आपका अपना घर-परिवार होता। वो सारी चीज़ें तो छीनी थी। और दूसरा, को इतना डिपेंडेंट बना दिया गया कि अब लाखों रुपए आपको चाहिए अपना इलाज कराने के लिए। तो ये सारी चीज़ों से मुझे भी गुज़रना पड़ा। फिर उससे अलग हम अपनी लीगल बैटल की बात करें। मतलब मैं खुद एक आँख से देख नहीं सकती हूँ और मेरी दूसरी आँख में भी ढाई साल तक स्टिच किया हुआ था, क्योंकि वो खतरे में थी वो आँख भी। मेरी सर्जरी से और उस बीच में लीगल बैटल लड़ना, कहाँ से कोई वकीलों का खर्चा उठाएगा और कहाँ से कोई अपनी केस में ट्रैवल करके जाएगा, जब मुझे देखने के लिए, चलने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता है। बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैं भी उन सब से गुज़री। मुझे लगा था कि ज़िंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया है कि
मतलब अगर होता तो शायद मैं इस अटैक में मर जाती। लेकिन मेरे नसीब में जीना लिखा था, तो मैंने उसको अपना नसीब मानकर आगे चलना शुरू कर दिया। और मैं ये सच कहूँ कि कभी भी आप जो दिल से सोचते हो ना, तो आपको वैसा मिलता है। मतलब मैं जब दोबारा से खड़े होने की कोशिश कर रही थी, मुझे कुछ अच्छे लोग मिले, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आगे चलने में मदद, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई। मैं अगर सुबह निकलती थी कि जब मुझे कोर्ट जाना होता था और शाम तक मैं कोर्ट के धक्के खाती थी कि मुझे कोई वकील मिल जाए, कोई वकील मिल जाए, कि जो मेरा केस फ्री में कर दे। मैं उन सब चीज़ों से गुज़री हूँ। और यही सारी चीज़ें देखते हुए कि कोई आपको जॉब पे नहीं रखना चाहता। मतलब सोचो कि हमें किराए पे घर कोई नहीं देना चाहता, क्योंकि जी, उनको हमारे चेहरे दिखते हैं। हम जी, एलियंस नहीं हैं, किसी दुनिया के हैं, हमें किसी ने ऐसा कर दिया, जिसमें हमारी गलती नहीं है। तो ये जी, लोग नहीं समझ पाते, वो हमारे साथ ही डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो हमें घर नहीं मिलता, हमें नौकरियाँ नहीं मिलती, हमें कोई रोज़ देखना नहीं चाहता। जिन्होंने ऐसा किया है, उनको खुलेआम वो घूम रहे हैं, उनको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, उन्हें सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिल रही है, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हैं, वो अच्छी नौकरी कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ तो उल्टा चल रहा है सब कुछ। और उसके बाद 16 साल मैंने अपनी लीगल बैटल लड़ी और उसके बाद मुझे मिलता क्या है? इनजस्टिस। जो आप सोचो कि वो 16 साल का सफ़र मैंने कैसे गुज़ारा होगा। हर दिन उस इंतज़ार में कि मुझे जस्टिस मिलेगा 16 साल बाद। जिस दिन ये वर्डिक्ट आने वाला था, मैं कोर्ट में सुबह से जाके बैठ गई थी कि आज मेरा ये 16 साल का इंतज़ार खत्म होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप सोचो कि क्या किसी के दिल पर क्या गुज़री होगी कि 16 साल बाद भी वो लोग मेरे सामने आज़ाद घूम रहे हैं। तो फिर जस्टिस है कहाँ? क्या हमें अपना बदला लेना चाहिए? हम क्या करें? हम कहाँ जाएँ? मतलब मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसका जवाबदेह कौन होगा? ये जो पूरा केस हुआ, तो ये कहाँ पे कमज़ोर पड़ा? क्योंकि ये जब इसमें तो बहुत ज़्यादा सब साफ़ी साल जिसने अटैक किया, अटैक हुआ, आपके ऊपर उसका असर पड़ा। तो वो उस पूरे 16 साल के इस जो जो केस है, ये पुलिस से लेकर अदालतों तक का, वहाँ पे कहाँ पे कमज़ोर पड़ा ये केस? मुझे लगता है कि अगर स्टार्टिंग में ही इन्वेस्टिगेशन हो जाती, तो शायद और कुछ सबूत मिल जाते। 4 साल में वो सारे सबूत मिटा दिए गए। यहाँ तक कि पुलिस ऑफ़िसर ने एक इसमें एक्चुअली इसमें 4 लोग इन्वॉल्व थे। यशविंदर जो मेरा बॉस था, उसकी वाइफ़ जो बाला है, एक स्टूडेंट मनदीप और उसका भाई विक्रम। विक्रम जो है वो जुवेनाइल प्रूव हुआ अच्छा। और उसको कन्विक्शन हो गया। हुँ, मैंने विक्रम को आइडेंटिफ़ाई किया कोर्ट में कि हुँ, हाँ, ही इज़ द सेम पर्सन जिसने मेरे साथ एसिड अटैक किया है। अब कोर्ट को ये सोचना चाहिए और वो कन्विक्ट हुआ और उसका सेशन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबसे वो मतलब कन्विक्शन ही रहा उसका, अपील हुआ। और यहाँ पर पीछे के 3 लोग रह गए। मैं विक्रम को नहीं जानती थी, विक्रम मुझे नहीं जानता था, ना उसके पास कोई मोटिव था मेरे ऊपर एसिड अटैक करने का। आला की स्टेटमेंट से ही सामने आया मनदीप और मनदीप का भाई विक्रम, और जो आया वो एकदम सच साबित हुआ। तो मतलब डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट तो है उनकी। तो आप अब कॉन्स्पिरेसी उन्हीं की है, बस सीधा स इतनी-सी बात है। यहाँ पर पुलिस ने ये भी कहा कि हमने सब कुछ सीज़ किया था, लेकिन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द एसएचओ हमने उसको मालखाना में डिपॉज़िट नहीं किया। मतलब पुलिस भी एक्सेप्ट कर रही है कि हमने डेलिबरेटली इसमें नहीं किया। और अगर ये नहीं, अगर ये लोग एक्यूज़ नहीं है, तो जज को धमकी क्यों दी गई? उन्होंने कहा है, ये सारी चीज़ें सामने हैं, मेरे सारे बयान हैं, जिसमें बिल्कुल भी कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है। और फिर उसके बाद भी मेरी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके और इनको बरी कर दिया जाए, ये तो अनएक्सेप्टेबल है। हुँ। अ, फिर जो आपने कंपनसेशन का जो बात की थी, उसका वो कुछ मिला? फिर कैसे हुआ ये? देखो कॉम्पेंसेशन लेने में मैंने स्टार्टिंग में तो उसी लिए भेजा था, लेकिन जब ये केस खुल गया, मेरी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदल गई। मतलब जी, मुझे अब कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए था, मुझे अब जस्टिस चाहिए था। साफ़ चाहिए था। क्योंकि ये होता है ना कि वो लोग खुले कैसे घूम रहे हैं जिन्होंने ऐसा किया। ऐसे तो हर कोई किसी पे भी कुछ भी कर देगा, क्योंकि एसिड अटैक होने में ना कुछ सेकंड लगते हैं। आप टेबल की उस तरफ से इस तरफ कब आ जाओगे पता नहीं होता है। मुझे भी नहीं पता था जब मेरे साथ एसिड अटैक नहीं हुआ था कि मैं भी इस चीज़ की विक्टिम हो सकती हूँ।
ठीक है? तो इसलिए मुझे लगता है कि एसिड सेल को बैन होना चाहिए ताकि दूसरी लड़की पर एसिड अटैक ना हो। अच्छा, आपका सवाल क्या था? मैं 1 मिनट भूल गई हूँ। प्लीज़ आप रिपीट नहीं, करिए। नहीं, मैं कह रहा था कि कंपनसेशन जैसे कि 2 मामले थे, एक तो क्रिमिनल केस था और साथ में कंपनसेशन का कॉम्पेंसेशन भी में था। जी, कॉम्पेंसेशन में मेरा फिर उतना इंटरेस्ट नहीं रहा था और जी, धीरे-धीरे मैं इतनी काबिल हो गई थी कि मैं अपनी इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। जी, लेकिन फिर भी जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में हमने फाइल किया था कॉम्पेंसेशन, तो एसिड अटैक के पूरे 9 साल के बाद मुझे 3 लाख कॉम्पेंसेशन मिला 2018 में और उसके बाद वो रेट चलती रही, जिसमें आगे और मेरे इलाज के लिए और बहुत सारी चीज़ें हुई। जी, लेकिन मेरा देखिए कॉम्पेंसेशन तो मेरा राइट है, जस्टिस हुँ, भी मेरा राइट है। तो मेरा बिल्कुल, जज साहब से इतना ही था कि जब वो वर्डिक्ट सुना रहे थे तो वो मुझे बाद में सबको बरी करने के बाद बोलते हैं सिम्पैथी, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिम्पैथी, मुझे तो जी, जस्टिस चाहिए था, कि क्या करूँगी बिल्कुल, उस सिम्पैथी का? मैं हर जी, वक़्त जब कोर्ट में अपना कदम रखती थी, तो मैं ये सोच कर रखती थी कि मुझे जस्टिस मिलेगा और वो अब इनमें फेल रहे हैं, मतलब सिस्टम का फेलियर है मुझे लगता है। क्योंकि जज साहब ने नज़रअंदाज किए सारे मेरे सबूतों को, बयानों को, सब चीज़ को, ठीक है? और सिस्टम का फेलियर है कि पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया, तो सबकी सज़ा तो मुझे मिली ना। लेकिन मुझे लगता है कि सफ़र यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। मैं इस जी, लड़ाई को आगे बढ़ाऊँगी और मैं हाई कोर्ट में अपील करने वाली हूँ और ज़रूरत पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाऊँगी। इस चीज़ को मैं ऐसे छोड़ सकती हूँ क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि एक संस्था चलाती हूँ ब्रेव सोल्स फाउंडेशन, जी, जो एसिड सर्वाइवर्स के लिए ही काम करती है, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, उनको ट्रीटमेंट के लिए, उनको लीगल एड देती है। क्योंकि जो सारे चैलेंजेज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में फेस किए, मेरा मकसद था कि मैं ह और दूसरे सर्वाइवर की ज़िंदगी से स्ट्रगल कम स उनको उस सब से ना गुज़रना पड़े। तो जी, इसलिए शेल्टर होम भी हैं, एक दिल्ली में, एक कलकत्ता में, जहाँ लड़कियाँ आती हैं, रहती हैं। उस शेल्टर होम का नाम है अपना घर। जी, वहाँ पर वो अपने जैसा फ़ील करती हैं, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। वो हँसती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, सब कुछ है। देखिए, वही मैं कह रही हूँ कि दुनिया ने ना उनको आइसोलेट कर दिया है। इस घर तक ही सीमित नहीं है, उन्हें बाहर निकलना है, उनको अपना चेहरा खोल कर चलना है। तो सोसाइटी मतलब एक्सेप्ट नहीं करती है, एक बहुत बड़ी फिर से कहूँगी कि फेलियर है। जी। अ, ब्रेव सोल्स पे 1 मिनट में आता हूँ, पर मैं उसके पहले जो आपकी ये एक और जो पक्ष है, इसमें जो 25 आपकी सर्जरीज़ हुई उस अटैक के बाद से अब तक के बीच, तो वो क्या रहा? वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो मतलब इन सारी सर्जरीज़ से गुज़रना आसान नहीं था। हर बार बिल्कुल। जब ऑपरेशन थिएटर में जाती तो वो अटैक याद आता है, कि हुँ, मतलब वहाँ पर जो घबराहट होती है तब और ऑपरेशन होने के बाद क्योंकि फेशियल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज़ हैं, आपका खाना-पीना बंद हो जाता है, ठीक जी, है? आपको मतलब बिना खाने के 20-20 दिन रहना और उसके बाद हर सर्जरी में कितनी इम्प्रूवमेंट होती है 20%। तो वो एक इंतज़ार, एक लंबा इंतज़ार। मतलब जी, ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब दुःख से भरा होता है और ये भी एहसास होता है कि मैं आज यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि किसी ने मेरे साथ ऐसा किया। मैं बाय बर्थ ऐसी नहीं थी। हर बार जब वो मैं अंधेरे में मुझे कम दिखता है, मैं राइट साइड से नहीं देख सकती हूँ, तो अगर मैं टकरा जाती हूँ किसी चीज़ से, तो वो अटैक याद आता है कि किसी ने मेरे साथ किया था इसलिए मैं आज यहाँ पर ऐसे टकराई हूँ। मतलब वो चीज़ें हैं ज़िंदगी की जो हमेशा वो अटैक याद दिलाती रहेंगी। लेकिन अब सिर्फ़ मेरी ज़िंदगी एक विक्टिम या एक सर्वाइवर बनकर तो नहीं रहेगी। अब मैं एक एक्टिविस्ट भी हूँ, तो मैं उस नज़रिए से सोचती हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ़ मेरी अपनी नहीं है। ये लड़ाई सब लड़कियों के लिए है, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और हमें मिल के आवाज़ उठानी है। जी। तो शाहीन जी, मुझे सबसे जो बहुत ही ये बात बहुत इंस्पिरेशनल है आपकी कि आपने इस सब के बावजूद एक तरह की एक नई पहल शुरू की और उसमें जो बाकी ऐसे व्यक्ति थे उनके साथ जुड़ के कुछ काम आपने शुरू किया। तो ये कैसे हुआ? मतलब वो ये ख़्याल आना, उसके लिए लोग मिलना हो, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो ये उन सब इन सारे जो जो झटके थे, जो दुःख थे अदालत में, अस्पताल में, दौड़-भाग के बीच में समाज में, तो उस सब के बीच में ये स ख़्याल कैसे आया और फिर आपने कैसे इसको अमल में कैसे लेकर आई?
जी। तो जैसे मैंने बताया कि सब कुछ बहुत दुःख भरा था। जब बस अटैक होने के बाद मतलब कॉन्फिडेंस तो नेगेटिव में चला जाता है। जी। आप किसी को देखना नहीं चाहते और आप किसी को अपना चेहरा दिखाना भी नहीं चाहते। मैं 4 साल तक फेस कवर करके रहती थी, अपनी बालकनी, टेरेस पे नहीं जाती थी, लोगों से बचती थी। अगर कोई मेहमान घर पर आ गए हैं, तो मैं वॉशरूम में छुप जाती थी। मतलब ये सारी चीज़ें थी, क्योंकि मुझे खुद लगता था कि मैं कहाँ पर आ गई हूँ। मतलब मुझे वो वक़्त याद आता है कि जब मैंने अपने घर से बाहर अपना कदम निकाला था और मैं किस हालत में वापस आई। तो ये सारी चीज़ें बहुत दुःख भरी थी। लेकिन मतलब दुःख मैं शायद वर्ड्स में बयाँ नहीं कर सकती उस दुःख को। मतलब ना अच्छा कपड़ा पहनने का मन करता था, ना अच्छा खाने का, ना कहीं घूमने का, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको खुशी नहीं दे सकती। बस उसी बीच में मुझे एक मौका मिला कि कुछ और सर्वाइवर से मिलने का, जो मेरा पहली था। मतलब मुझे लगता था सिर्फ़ मेरे साथ ऐसा हुआ है। और मैं मिली और वहाँ पर मैंने देखा कि मुझसे ज़्यादा बुरे हाल में सर्वाइवर हैं। तो वहाँ मुझे लगा कि जब वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं जी सकती? दूसरा मुझे मौका मिला कुछ सर्वाइवर्स के साथ काम करने का, उनको जैसे मैंने उनका इलाज फ्री ट्रीटमेंट उनको बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में दिलाने के लिए एक्टिविज़्म किया, उनको कॉम्पेंसेशन दिलाने में किया। तो जो एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन मैंने खुद में फ़ील की, वो मुझे लगा कि मुझे बहुत सालों से मिली नहीं थी, अटैक के बाद। वो एक चीज़ जो अब मेरी ज़िंदगी में फिर बना लिया था कि वो मुझे एक सैटिस्फैक्शन चाहिए, कि मैंने जैसे कुछ अचीव किया है। जब भी मैं कोई सोशल वर्क करती तो मुझे नहीं फ़ील होता है। तो मैंने वहाँ से उस रास्ते को अपना लिया, कि अब ज़िंदगी में ये खुशी है मेरे लिए। और तब से मैं फिर 2013 से लेकर 2021 तक मैंने एज़ एन एक्टिविस्ट काम किया अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ, जिसमें लीगल एड, मेडिकल ट्रीटमेंट, इस रिहैबिलिटेशन पे काम किया। और 2021 में मुझे लगा कि कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर सर्वाइवर एक ही दरवाज़े के अंदर घुसे और उसे सब कुछ मिल जाए। उसे अलग-अलग भटकना ना पड़े, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करे। फिर ये ब्रेव सोल्स फाउंडेशन स्टार्ट किया, इसका नाम भी सर्वाइवर्स के ऊपर ही मैंने रखा है। और फिर यहाँ पर हम काम करना शुरू कर दिया, जिसमें उनकी सर्जरी से लेकर थेरेपी, उनका फूड एंड न्यूट्रिशन, उनकी एजुकेशन, उनको लीगल एड देना, फेयर कॉम्पेंसेशन दिलाना, पॉलिसी लेवल पे भी काम करना, पीआईएल्स फाइल करना, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। हुँ। ये आपके साथ एक लोग हैं या मतलब ये क्योंकि जैसे जैसे आपने ही बताया तो घर से आप एक तरह से एक म मतलब रिबेल की तरह गई थी, फिर आप घर ही लौट आईं और फिर उसके बाद ये सब अस्पतालों के दौर और अदालतें और सबके बीच में, तो फिर वो पहली शुरुआत कैसे हुई? वो जो पहला ट्रिगर होता है जिसमें हमको लगता है कि हाँ, अब हम बाहर निकल के मिले और फिर लगा कि ये एक एक हमारा नया कॉज़ है, नया 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 एक मकसद है जीने जीने का। हाँ, तो वो शुरुआत जैसे मैंने बताया कि जब मुझे ये मौका मिला किसी ड्राइवर के लिए काम करने का और उसकी ज़िंदगी में रिलीफ लाने का, मैं ज़रिया बनी, तो फॉर्च्यूनेट महसूस किया और मुझे वो सैटिस्फैक्शन मिली। वहीं से मैंने वो रास्ता अपना लिया कि मुझे इसी राह पे काम करना है। मुझे अपने दुःख भूलकर दूसरों के दुःख कम करने की कोशिश करनी है। तो उनके चेहरे पे मैं वो स्माइल ला पाऊँ, वो मेरी जीत होगी। तो इसीलिए फिर ये सफ़र शुरुआत हो गई इस सफ़र। और ब्रेव सोल से पहले कोई ऐसी एक जगह नहीं थी जो सिर्फ ऐसे अटैक अटैक विक्टिम्स के साथ उनके लीगल मेडिकल मसलों पे उनको मदद करे या थी? नहीं, मतलब मैं ये कहूँगी कि आज भी कोई भी एक ऐसी ऑर्गनाइज़ेशन नहीं है जो मेडिकल के साथ लीगल एड भी दे, रिहैबिलिटेशन पे भी काम करे, अपने शेल्टर होम भी हो। लोगों को अलग-अलग जगह जाना पड़ेगा। मतलब गिनती की कुछ ही ऑर्गनाइज़ेशन होंगी जो इस पे काम करती हैं, वो भी एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ नहीं करती। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने खुद कोर्ट के इतने धक्के खाए, तो मुझे वो बहुत एक्सपीरियंस रहा। मैंने इससे पहले 6 साल एक फर्म में काम किया, जहाँ पर मैं पूरा मतलब एज़ अ डायरेक्टर मैं वहाँ पर एसिड अटैक के केसेस देखती थी। लॉयर्स को गाइड करती थी। तो वो एक्सपीरियंस जो मेरा रहा, जो मैंने अपने केस से भी किया और ये काम करते-करते सीखा। तो वो सारे एक्सपीरियंस के साथ ये ब्रेव सोल्स खोला गया। तो जिसमें हमारे जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं, वो हमारे साथ टाई अप में हैं और जो एडवोकेट्स हैं, वो टाई अप में हैं सारे। तो इस तरह से ये ऑर्गनाइज़ेशन चल। एसिड अटैक का जो पूरा ये जो क्या बोलते हैं मामले हैं, ये कितने मतलब होते हैं साल में या मतलब अब क्या है मतलब इसकी कितना
प्रेवलेंस क्या है इसकी भारत में? एज पर दी एनसीआरबी डेटा तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 250 के करीब हर साल एसिड अटैक होते हैं। लेकिन दिक्कत इसमें यहाँ पर है कि अनरिपोर्टेड केसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि बहुत जी। सारे केसेस तो पुलिस तक पहुंचते ही नहीं है, कोर्ट जाते ही नहीं है, उससे पहले ही सेटल हो जाते हैं। तो वो नंबर कहाँ से आएगा? और मैंने खुद भी महसूस किया है कि हमने देखा है कि जैसे अगर 300 केस मेरे पास है, तो उसमें से 20-30 केस तो मेरे पास ही हैं जो कोर्ट नहीं गए हैं, जिनमें केस ही नहीं हुआ है, जिनमें एफआईआर ही नहीं हुई है। तो हम आसानी से मान सकते हैं कि अनरिपोर्टेड केसेस तो 1000 तक चले जाते हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, ये सारे मेजॉरिटी केसेस आते हैं। तो इसीलिए हम्म। हम वेस्ट बंगाल में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस वहाँ पर भी हो रहे हैं। अच्छा। जी। और और ये जो, मुझे जी, बोलिए मतलब मैं बोलिए। ये और बताना कि अ, इस संस्था के थ्रू हमने कई ऐसी बेंचमार्क चीज़ें भी की हैं, जैसे पंजाब में पेंशन बढ़वाना, हरियाणा में पेंशन स्टार्ट करवाना और मतलब पॉलिसीज़ को रिफॉर्म करवाना, बेटर पॉलिसीज़ आना। जैसे अभी जी। हमारी रिसेंटली एक और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल हुई है, जो एसिड पिला दिया जाता है, उन ओ। सर्वाइवर्स के लिए है, तो डिसेबिलिटी कैटेगरी में इंक्लूड किया जाए, ताकि उनको भी डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिले। तो ये भी पीआईएल चल रही है, तो मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमने काम किया है काफ़ी। और कन्विक्शन रेट्स कितने हैं इसमें? जैसे कि जो मामले होते हैं, एक तो मामले दर्ज होते हैं, जैसे कि एक तो दर्ज ही नहीं होते जो आपने कहा, फिर कुछ मामले जो दर्ज होते हैं, फिर कन्विक्शन रेट्स उसके कितने रहते हैं? कन्विक्शन रेशियो बहुत कम है, तभी मुझे ये डर है कि अगर ऐसा ही रहा तो लोगों में तो डर खत्म हो जाएगा। लोग आराम से किसी के साथ भी क्राइम कर सकते हैं, और फिर हम्म। ये रहेगा कि अब सज़ा तो मिलनी नहीं, हम अपना बदला खुद ही ले लेते हैं फिर। तो ये सीन आ जाएगा ना, तो कन्विक्शन तो मैं मान मतलब आप मान के चले कि 100 केसेस 100 में से 20 में होते होंगे। और ये मतलब एसिड की जो अवेलेबिलिटी है, और ये जो एक, इसमें दो पक्ष हैं। एक, ये एसिड इतनी आसानी से कैसे मिलता है जिसको लेकर कोई भी किसी के ऊपर फेंक सकता है, क्योंकि इसमें तो ये तो कोई हथियार उसकी तरह नहीं जो कि पाबंदियां जिस पर लगती हैं। तो उस पे भी कुछ पॉलिसी को लेकर बात हुई थी पहले, पर उसमें अभी क्या है उसका स्टेटस? जैसे कि हमारे देश में अक्सर होता है कि पेपर पे तो लिखा जाता है, ऑर्डर्स आ जाते हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं होती ग्राउंड पे, ज़ीरो है। तो इसमें भी वही जी। 2013 लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आया था कि एसिड सेल को रेगुलेट किया जाएगा। इसको हम्म। मॉनिटर किया जाएगा पूरी तरह कि किसने खरीदा, क्यों खरीदा, कितनी क्वांटिटी खरीदी है, वो रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, फोटो आईडी देनी पड़ेगी, और अगर वो जो नहीं करता है उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। और ये सब एसडीएम की क्योंकि कहीं भी कुछ ऐसा रजिस्टर मेंटेन ही नहीं है। आज भी आप कहीं भी जाओ, एसिड आसानी से मिल जाएगा। इवन सड़कों पर आवाज़ देकर फेरी वाला एसिड बेचता है। मतलब इतना ईज़िली अवेलेबल है। ₹20 का एसिड मिल जाएगा किसी ज़िंदगी को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए। मतलब जो आप अपनी ज़िंदगी की 20 साल देकर भी वापस नहीं पा सकते। वो ₹20 का एसिड इतना घातक, तो मतलब कोई इस पे स्ट्रिक्टनेस नहीं है। और ये मैं आपको बता रही हूँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट खुद है, दिल्ली में। मतलब दिल्ली में इतना ईज़िली है, दिल्ली में डर नहीं है तो तुम सोचो दूसरे शहर में तो क्या ही हो। एक बात इस पैट्रियार्की की भी है, जो पुरुष प्रमुख जो मानसिकता है हमारी, और उसमें इस तरह से ये करना जो है, उसको लेकर आप किस तरह के अनुभवों से गुजरी? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी जेंडर बेस्ड वायलेंस के क्राइम है, वो सारे पेट्रियार्की से जुड़े हैं। क्योंकि वो एक चलता आ रहा है, जैसे कभी सती प्रथा होती थी, है जी। ना? फिर उसके बाद क्या हुआ, दहेज उत्पीड़न में लड़कियों को जला दिया जाता था मिट्टी का तेल डालकर, जी। ठीक है? तो मतलब बस तरीके बदले हैं, सोच अभी भी वही है। हम कहने को ये कह देते हैं हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, कि आज भी है, लेकिन नहीं, ये सच्चाई नहीं है। आप उन मॉडर्न घरों में भी जाकर देखिए, तो वही होगा कि वाइफ ही टेबल पे खाना लगा रही होगी और हस्बैंड बैठकर खा रहा होगा, है ना? तो वो जो बैलेंस है वो नहीं है अभी भी, बहुत इम्बैलेंस चीज़ें हैं अभी भी। और अगर इस सोच ये है कि लड़की को हमेशा उसने नीचा देखा गया है पैट्रियार्की में, तो वो जो जी। पुरुष वो एक्चुअली अटैक भी क्यों होते हैं? क्योंकि एक मेल ईगो हर्ट हो जाती है। जी। और उसको लगता है कि तुम मुझे कैसे मना कर सकती हो? अगर तुमने किया तो मेरा राइट बनता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर दूँ।
तो वो मेल ईगो जो है वो patriarchy से ही आई है। और फिर जब घर में कैसा, घर में, पड़ोस में फिर आपको कैसे ट्रीट ट्रीट किया गया? मैं भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ और जैसे कि अक्सर होता है डिस्क्रिमिनेशन, वो मेरे साथ भी हुआ। मेरे जी, मतलब मेरे मोहल्ले और रिश्तेदारों को मेरी कहानी जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता था कि क्या हुआ, क्यों हुआ? कोई सपोर्ट नहीं करता आपको। घर परिवार वाले भी मतलब जब आपको लगता है कि उनको ये पता लगे कि तो पूरी ज़िंदगी की बात है, क्योंकि 1-2 महीने की बात तो है नहीं और अक्सर लड़कियों को सोचा जाता है कि एज के बाद वो अपने घर चली जा रहा है, उनका अपना घर मतलब ससुराल ही और कहने को वो भी अपना घर नहीं होता, तो लड़की का घर तो कहीं भी नहीं है। तो वो तो फिर कहीं न थोड़ा-सा वो बर्डन महसूस होने लगता है घरवालों को, जिसकी जो मैंने भी अनुभव किया अपनी ज़िंदगी में और इसीलिए मुझे लगता है कि हर लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने डिसीज़न खुद ले सके। तो यहाँ भी हमारा यही मकसद है, जितनी भी सर्वाइवर्स हैं, क्योंकि ये तो और ज़्यादा बुरी कंडीशन है, इनका चेहरे पर एसिड अटैक हो गया, डिसेबिलिटी हो गई, तो इनका तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, जी, ताकि वो सोसाइटी में अपनी एक जगह बना पाएँगी। जी। तो इस फाउंडेशन में जब वो आई और उसमें कई लोग मिले, इकट्ठे रहने लगे, तो फिर उनमें फिर किस तरह की उनकी ज़िंदगी में कैसे वो बदलाव? क्योंकि जैसा आपने कहा कि शुरू में आप अकेली थीं और फिर अब एक समूह में हैं, एक तरह की जिसको कहते हैं कम्युनिटी बन गई आप लोगों की। तो उसने बाक तो उससे क्या-क्या बदलाव हुए? हाँ, मतलब मैं कहूँगी कि इस ऑर्गनाइज़ेशन के ज़रिए मैं बहुत सारे चेहरों पर मुस्कान ला पाई हूँ। मैं देखती हूँ यहाँ पर वो सर्वाइवर्स डांस करती हैं, जो बाहर चेहरे ढककर चलती हैं। तो मतलब सपने तो वो अब भी देखती हैं और मतलब यही एक ख़ास बात है एसिड अटैक सर्वाइवर की, वो सपने देखना नहीं छोड़ा उसने। सिर्फ़ उन सपनों को हकीकत में बदलने की ज़रूरत है। तो वो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और करती रहूँगी क्योंकि यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। मेरा काम ही मेरा प्यार है और मेरा काम हुँ। ही मेरी ज़िंदगी है। इससे मुझे भी इस बात खुशी में मिलती है और दूसरों के लिए। और अभी कितने लोग हैं आपके साथ जो इस तरह के विक्टिम्स जो हैं? 300 से ज़्यादा एसिड अटैक सर्वाइवर जुड़े हुए हैं हमारे साथ और अभी बहुत सारा डेटा हमारे पास है जिस पर हमें जाना है, काम करना है। लेकिन क्या है कि हमारी भी कुछ मतलब फंडिंग इतनी नहीं होती है। लोगों ह्यूमन रिसोर्सेज़ अभी कम हैं, तो हम उतना नहीं कर पा रहे हैं, पर जितना हो पा रहा है, कोशिश कर रहे हैं काम करने। तो दर्शकों, शाहीन मलिक का जो ब्रेव सोल्स फाउंडेशन जो है, इसकी लिए इनका जो भी इनके लिंक या क्यूआर कोड हम आपके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं। और आप में से जो भी, और करना ही चाहिए इन ऐसे ऐसे कॉज को समर्थन, और जिस भी तरह से आप सहयोग कर सकें, समर्थन कर सकें, इसमें जरूर करिएगा। और इसको आप आगे, मतलब ये समाज में आगे और लोगों के साथ ना हो शाहीन, आखिरी में ये बात मैं ज़रूर सुनना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि ज़ाहिर तौर पे ये बिल्कुल एक बुरे सपने की तरह की ज़िंदगी है जो जिससे आप गुज़री हैं, और आप जैसी और भी जो लोग हैं जो इससे गुज़र रहे हैं। तो उसके लिए आपके आपके पास क्या ऐसे आइडियाज़ और सजेशंस होंगे जिससे ये इससे बचा जा सके इस तरह की चीज़ों से? देखो, पहले तो हम इस चीज़ के लिए कि इस तरह के एसिड अटैक रुक सकें, हमें कई जी, स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। तो जिसमें से हम एक स्टेप लेते हैं कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। कम्युनिटीज़ में जाकर, स्कूल कॉलेजेस में जाकर, जहाँ पर हम बताते हैं कि कैसे लड़का और लड़की इक्वल हैं। जैसे लड़की को भी राइट है कि वो किसको पसंद और नापसंद कर सकती है और अगर किसी के साथ रिजेक्शन हुआ है, तो वो उस रिजेक्शन को कैसे फेस करे, ना कि इस अटैक को चुने। तो हम इस तरह की वो अवेयरनेस उन लोगों में, लड़कों में स्पेशली लाते हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि हमें पटियाकी से निकलना है, वो शुरुआत हमें कहीं बाहर जाके नहीं करनी, अपने घरों से करनी है। अगर हर जी, कोई अपने घर से शुरुआत कर ले, तो सोच हुँ, बदल जाएगी। तो जो जी, मतलब एक होता है ना कि एक सेफ और एक सिक्योर एनवायरनमेंट वो लड़कियों को मिलेगा। तो शुरुआत अपने घर से करनी है, कोई बड़े कदम नहीं उठाने हैं, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िम्मेदारी समझ के काम करे तो बहुत अच्छा है। अगर आपके सामने कभी किसी अनफॉर्च्युनेटली किसी के साथ ऐसा होता है, तो सबसे जी। पहले उस पर जितना हो सके पानी डालिए, जितना हो सके और साथ में ही पुलिस को फ़ोन करिए ताकि उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सके।
ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और एसिड की सेल को बैन करना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ आज सब लोग साथ दें, हमारी आवाज़ बने और एसिड सेल को कंप्लीटली बैन किया जाए ताकि इस तरह की जो घातक चीज़ें हैं, वो अवेलेबल ही ना हो जी, और किसी और ज़िंदगी खराब ना हो सके। जी। शाहीन मलिक बहुत ही इंस्पिरेशनल और प्रेरणास्पद आपका आपका सफ़र रहा है और कैसे मतलब एक इतना बुरा खुद का अनुभव के साथ भी आपने उसको एक बड़ी मकसद में बदला जो जो जिस चीज़ की मैं बहुत तो मैं काफ़ी इस बात को लेकर वो सोच रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि कितनी बड़ी बात है ये। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अ, खुशी हुई ये तो मैं नहीं कहूँगा बट अच्छा बहुत लगा और ये मुझे लगता है कि इस बातचीत को बहुत सारे लोगों को सुनना चाहिए ताकि वो ये समझ पाएँ कि ये जो बुनियादी चीज़ है इज़्ज़त करने की, ख़ास तौर पर महिलाओं की, लड़कियों की, वो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे यहाँ जो जो हम जिसको हम जो दिखलाई नहीं पड़ती और ख़ास तौर पर इस तरह के जो मामले जब होते हैं, तो वो हमारा समाज ही उस तरह से उतना ख़राब दिखलाई पड़ता है उस उसमें। आपका बहुत शुक्रिया, दर्शकों आपका भी इस बातचीत को सुनने के लिए। अ, इसके डिस्क्रिप्शन में हम लोग वेव सोर्स फाउंडेशन का जो क्यूआर कोड या लिंक है हम ज़रूर दे देंगे और हम अपने स्क्रीन पर भी आपको दिखा देंगे कि अगर आप चाहें तो उनको चाहें क्या मतलब आपको देना ही चाहिए उनको समर्थन, ताकि वो ये जो पहल है ये और अधिक मजबूत हो सके और लोगों को मदद मिल सके। शाहीन बहुत शुक्रिया आप अपना आप ख़्याल रखिए। नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।